Hello friends, welcome to UPSC वाला. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about India-Africa relationship. IR की सीरीज का ये 23rd चैप्टर है. So let's get started. सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि चैप्टर का टॉपिक का स्कोप क्या है. फिर एक जनरल ओवरव्यू करेंगे रिलेशनशिप का, ज्योग्राफी का, अफ्रीकन रीजन की, हिस्ट्री क्या रही है अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया के बीच में, क्या करंट स्टेटस है इस रिलेशनशिप का, क्या सिग्निफिकेंस है इस रीजन का और इस रिलेशनशिप का हमारे लिए, इंडिया के लिए, कहाँ पर हमें चैलेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड वे फॉरवर्ड में हम बात करेंगे कि कैसे वी कैन क्रिएट बेटर रिलेशनशिप्स विथ द कंट्रीज इन अफ्रीकन नेशन इन सच अ वे कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट भी आगे रहे और दोस्ती भी अच्छी रहे. 2016 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन अफ्रीकन समिट. दो स्टेटमेंट दिए और नीचे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट. तो ट्रू और फॉल्स बताना है. पहला है इंडियन अफ्रीकन समिट हेल्ड इन 2015 वाज थर्ड सच समिट. तो दिस इज ट्रू बिकॉज वी नो कि इंडियन अफ्रीकन समिट जो हुई थी पहली हुई थी 2008 में न्यू दिल्ली में, दूसरी हुई थी 2011 में इन इथियोपिया, नेक्स्ट हुई थी 2015 में इन अगेन न्यू दिल्ली, एंड इवन दो लेटेस्ट वाली नहीं हुई है लेकिन टेक्निकली 2023 में जब G20 हो रहा था तब कई बार सजेशन ये आया था कि मे बी अफ्रीकन यूनियन के साथ जो हमारी मीटिंग है वो G20 के साथ में ही हो जानी चाहिए क्योंकि दिस ईयर वी ऑल्सो हैड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20. तो इवन दो दैट डिड नॉट टेक्निकली हैपन बट EU did join G20 with India pushing forward, so that's also significant from this point of view. So first one is correct. Second one was actually initiated by Jawaharlal Nehru in 1951. No, it actually started in 2008 only. It was not done. This particular summit did not start in 1951. So only the first one is correct. Let's move on to the next question. Which of the following pair is correct? अभी 2013 का क्वेश्चन है इसलिए आप देखोगे कि इसमें ABCD 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सा सही पेयर है. ठीक है, और नहीं तो अब आज के टाइम में इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं. अब यूजुअली because these questions can still be solved by elimination, but now they give you questions which are आपको सही pairs बताने होते हैं या सही पैटर्न बताना होता है, तो you must know all the information. So still let's solve this one. अच्छा, Abyssinian Plateau, Arabia, wrong. Abyssinian Plateau is actually in Egypt. Atlas Mountain, Northwest Africa, correct. Guyana Highland in Southwest Africa, no. Guyana actually is in north of South America. अगर आपने वो नार्कोस वगैरह सीरीज पर देखी हो अगर कोई सी डॉक्यूमेंट्री तो उसमें यू विल नो दिस नेम गुआना. काफ़ी बार ये जगह का नाम आता है तो दिस देन यू कैन बेसिकली एसोसिएट इट. दैट्स हाउ आई रिमेंबर्ड दिस प्लेस. सो दिस कम्स इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका और सो दिस इज़ रॉन्ग. एंड ओकावांगो बेसिन comes in साउथ वेस्ट अफ्रीका. तो ये सही है, ये डी से थर्ड वाला सही है. तो टेक्निकली पेंटागोनिया तो गलत है. पेंटागोनिया इज अ रीजन इन अर्जेंटीना. इट्स ऑल्सो फेमस फॉर वेरी ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल माउंटेन्स. तो ये भी एक बहुत बड़ा माउंटेनियस रीजन है जो कि साउथ अमेरिका में ही है. बट ओकावाना जो है बेसिन दिस इज इन बोट्सवाना इन अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका. सो द ओनली करेक्ट वन इज हियर बी, अटलास माउंटेन्स. Now, next question is consider the following pair. 2018 का question है. Now, this is more akin to the kind of question you should be expecting in the next exam. क्योंकि आपको सारे सही पता होने चाहिए in order to be able to answer this correctly. एक पता हो के दो पता हो के eliminate करके you can't solve it. So they've made it a little more difficult. Now let's talk. ये रीजन मेंशन किए गए थे न्यूज़ में और किस कंट्री में ये बिलोंग करते हैं ये हमें जानना है. तो कैटेलोनिया इज इन स्पेन. येस, इट वॉज मैंशनड रिगार्डिंग द separation movement that is going on. Crimea in Hungary, no, it's actually Ukraine. Crimea is part of Ukraine. Mindanao in Philippines, yes, this was in news recently. Oromia in Nigeria, no, this is wrong because this is in Oromia is the place in Ethiopia and it was in news because of some violent clashes. So correct answer is first ये and this is correct.
So C, only 1 and 3. This is where your current affairs comes in, you know. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में सिमिलर है, एक सी का नाम दिया है और साथ में बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है ये बताना है. सो इसमें भी अगेन यू हैव टू टेल कि विच पेयर्स आर करेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एड्रियाटिक सी, अल्बेनिया, दिस इज करेक्ट. ओके, ब्लैक सी, क्रोएशिया, नो. कैप्सियन सी, कजाकिस्तान, करेक्ट. मेडिटेरियन सी, मोरक्को, करेक्ट. रेड सी, सीरिया, नो. So the correct answer is first, third or fourth. Moving on, I have put some maps in front. Basically, I am a visual learner, तो कुछ लोगों को acronym से याद होता है. I tend to prefer to make a map क्योंकि this way I remember it better. So we'll just go through these small maps to understand the different seas और उनकी bordering countries क्या है. This is Caspian Sea. ठीक है. So this is Russia. Georgia is not. It's a land. It's actually ends here. So it's not a bordering country to Caspian Sea. So there's Azerbaijan, there's Iran. Iraq doesn't have, again, it is a little away from the Caspian Sea. Then we have Turkmenistan on this side. Again, Uzbekistan is not there because the border ends just before it. And this is Kazakhstan and this is Russia. So these are the countries near it. Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran and Azerbaijan. Okay, moving on to Mediterranean Sea. So Mediterranean has the most countries because it's one of the biggest sea and it has so many. This is the one which actually connects Africa and Europe. So it has countries from both sides. So if you ever have a question where you feel like, you know, a sea that is connected to many of the African countries and European countries, in that way you should always go for Mediterranean. So we'll start from that side. Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt. Jordan doesn't have. Jordan ends here. There's Israel, there's Lebanon, Syria, Turkey. Then यहाँ पे this is where it disconnects. Turkey से यहाँ से Europe start हो जाता है. So there's Bulgaria, there's Greece, Italy, Croatia, Serbia, Dubrovnik, and we also have Barcelona, Spain, and not Portugal, just Spain. Okay, and maybe this France also has some border here. This is it. Okay, next this is Red Sea. Red Sea is very easy. हमने जब Middle East के बारे में पढ़ा था तब we already talked about. तो basically in a way you can remember कि Middle East according to US is all the countries surrounding this region. So रेड सी से जो भी कंट्रीज है वो सब अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, ये इस रीजन को मिडल ईस्ट बोलते हैं. ठीक है. सो वन साइड में यू हैव सऊदी अरेबिया, यू हैव येमन हैव बोथ इन रेड सी एज वेल एज गल्फ ऑफ एडन, एंड दिस इज वेयर दे हैव बीन डूइंग द बॉम्बिंग ऑफ शिप्स ऑफ यूएस गोइंग टू इजराइल. यहीं पे चल रहा है जो हूतीज रिबेलियन जो है ना, it's happening here. So then Djibouti is basically at the edge, बिल्कुल corner पे है. This is where it is. So यहाँ से क्या होता है, from this point it actually Red Sea ends and Gulf of Aden begins, so we don't consider it. There is Eritrea, Sudan, Egypt. Then Jordan doesn't really have a like sea, like doesn't have a shore or a coast, but it does have like a singular port here that has been given by Saudi Arabia. So we can say that it's there. And that's it. These are all. Next is Black Sea. Black Sea के लिए on the top there is Ukraine. Moldova is a landlocked country. It's very close by, but its border ends here. Doesn't reach the Black Sea. Then you have Romania, Bulgaria, Turkey. अच्छा, टर्की का नाम जो है चेंज होके because of association with the bird turkey, they've changed it to Turkey. Then Azerbaijan also, the border ends here, so it doesn't actually reach the Black Sea. There's Georgia and then this is Russia. Okay, so these are the borders from Ukraine till Russia, like that. Now let's move on to the next question. Consider the following pair. 2020 का क्वेश्चन है, ये रिवर्स दी हुई है और फ्लो दिया हुआ है, पेयर बताना है आपको. सो मेकोंग रिवर किस में फ्लो करती है? अंडमान सी में. नो, इट एक्चुअली गोज इनटू विच सी? चाइना, साउथ चाइना सी. Thames, Irish Sea, again no. Thames actually falls into the North Sea.
Volga in Caspian Sea, yes, this is correct. And Zambezi in Indian, yes, this is also correct. So sahi correct answer is 3 and 4. C. So what I've done, I've basically similarly given you a list of all the rivers, and I tend to remember it like this. I have like put them chronologically. So only one river that flows into Andaman, okay? Then there are 3 rivers in each Caspian and Thames, 4 in Irish, 5 in Arabian Sea, 6 in Bay of Bengal, 8 in Indian Ocean, and then South China Sea में तो बहुत सारी है. So this is how I tend to remember it more, because it makes it easier for me to recall. So I go with like 1 Andaman, Irrawaddy, 3 in Caspian Sea, Volga, Ural, Tarik, 3 in North Sea, Thames, Rhine, Elbe, 4 in Irish Sea, Clyde, Dee, Liffey, Mersey, 5 in Arabian, Tapi, Narmada, Sindhu, Purna and Sabarmati, 6 in Bay of Bengal, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Ganga and Brahmaputra. So this is how I tend to remember them. So here you can pause and read and take notes. Next, कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं. In the last few decades, were Asian growth story and the next are expected to be Africa's. In light of this statement, examine India's influence in Africa in recent years. So this pretty much is a very direct question, जिसमें आप literally India और Africa के relationship में जो भी हुआ है in last decade, all of that can be put into this. Everything about African Union, everything related to what happened with Seychelles Islands, Mozambique, all the bilateral relationship that we have established over with African countries, all of that. Plus इसमें ये भी आएंगे कि कितने जगह पे हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, कहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से कंट्रीज़ में इंडिया बेसिकली एंटर होना चाहता है, विथ विच एम. क्योंकि कहीं पे एम है बिकॉज वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स ज़्यादा है इसलिए, कहीं पे एम है बिकॉज दे वांट टू काउंटर चाइना. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कंट्रीज वेयर इंडिया इज़, और जहाँ पे भी इंडिया का पैसा लगा हुआ है, दैट वुड गिव यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Increased interest in India in Africa has pros and cons. Critically examine it. 2015 का ये question है. Basically pros and cons हैं. We'll study them later in class. हम चाहते हैं क्या और हो क्या रहा है उसका अगर आप पढ़ोगे तो you will understand why there is a little bit of a problem with our engagement in Africa और क्या issues हैं. जब हम challenges की बात करेंगे वहाँ पर we'll read the answer to this question. How does India see its place in the economic space of rising natural resource rich Africa? 2014 का question है ये again कि अफ्रीका के natural rising. So basically इन दोनों question का answer, the pros of this answer का pro part और ये answer, इन दोनों को मिला दोगे तो it will be this answer essentially. We'll read all of that when we talk about India-Africa relationship. अब थोड़ा सा geography पढ़ लेते हैं. जस्ट लाइक हमने देखा था कि कैसे एशिया डिवाइडेड है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में, फिर हमने यूरोप देखा था किस तरीके से डिवाइडेड है, वैसे ही अफ्रीका भी डिवाइडेड है. सो देयर इज वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका एंड सदर्न अफ्रीका. दिस इज इंडियन ओशन, दिस इज अ स्टेट ऑफ मडागास्कर विच इज आइलैंड, दिस इज अटलांटिक ओशन. यहाँ पर यू विल हैव मेडिटेरेनियन एंड दिस इज वेयर यू विल हैव रेड सी. ओके, दिस प्लेस इज कॉल्ड, दिस tip of this continent, this place is very famous in history क्योंकि इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप. क्योंकि पहले के टाइम में जब तक सुइस कैनाल नहीं फाइंड किया था तब तक सारा जो ट्रेड है वो यहीं से होके जाता था. सो दिस वाज एट सम पॉइंट इन आवर हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. एंड देन दिस एरिया, दिस इज नोन एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. ओके, सो दीज आर सम मेजर प्लेसेस. उसके अलावा ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस लाइन बेसिकली इज सॉर्ट ऑफ इट डिवाइड्स अफ्रीका इनटू, कह सकते हैं कि एक ऊपर वाला रीजन नॉर्थर्न रीजन है जिसका बहुत डिफरेंट कल्चरल और टेरेन बहुत अलग है. मेजरली यहाँ पे सहारा डेजर्ट, चेन्नई डेजर्ट है एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्थ. यहाँ के बाद थोड़ा ग्रीनरी ट्रॉपिकलनेस चालू हो जाती है. सो दिस बेसिकली इज अ लाइन दैट डिवाइड्स sort of the African continent into two different societies. So Africa is the second largest continent, दुनिया का second largest है एशिया के बाद में, ठीक है. और कहाँ पे मिलता है? Isthmus of Suez, इस narrow strip of land which is somewhere, कहाँ पे है? Here. This is where Africa meets Asia.
the largest lake in Africa is known as Lake Mega Chad. And if you are meme enthusiasts like me, you'll know what I'm talking about. So that's where the Mega Chad is. It is actually one of the second largest fresh water body. सहारा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है. 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट का 25% एरिया बेसिकली डेजर्ट है. यहाँ पे कुल 63 पॉलिटिकल टेरिटरीज है. See, we are not calling them nations or state, we are calling them political territories. Why? Because many of them do not have state वाला या nation वाला problem. Like there are a lot of conflicts going on. तो कई सारी countries है जो इस वक्त doesn't have a government like Somalia, or countries that are just recently separated, and there are also country areas which are control of no country. इसलिए हम उनको generally like nation state बोलने की बजाय कि there are 63 countries, we are calling them 63 political territories. जो सबसे highest mountain है अफ्रीका में, it is called किलिमंजारो, और जो सबसे बड़ी लेक है which is called लेक विक्टोरिया, जो कि सेकेंड या थर्ड है वर्ल्ड में. रीजन बीइंग, लेक मेगा चैड is no more the biggest lake, it's Lake Victoria which is the second or third one. Mega Chad lake जो थी ना, it's a ancient lake, मतलब कि एक समय पर it used to be bigger than the Caspian Sea itself, means the biggest in the world, but presently it is completely dries because of desertification that is happening. Now it's very small, but at some point it used to be even larger than Caspian Sea, which is like the largest lake technically. So this is not it is not considered in the list now. Lake Victoria is also in Africa, which is considered. The reason why 2 and 3 I'm saying and not koi one particular is because there is debate whether Caspian Sea can be called a lake or not, because technically a lake is the water body surrounded by land. That's what the technicality of a lake is, but at the same time we tend to have a very कहाँ से वहाँ पे पानी आ रहा है इस लेक में, उस पे ऊपर डिबेट होता है. तो इसीलिए द फर्स्ट वन इज कैप्सियन सी, सेकेंड वन इज लेक सुपीरियर इन अमेरिका, एंड द थर्ड वन इज लेक विक्टोरिया. बट इफ यू डोंट कंसिडर कैप्सियन सी, देन दिस वुड बी द सेकेंड लार्जेस्ट लेक. मूविंग ऑन, नाउ लेट्स डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप. बहुत डीप रूटेड कनेक्शन है पॉलिटिकली अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसका जो मेन कैरेक्टर है महात्मा गांधी, ही was in South Africa. That's where he got inspired to fight against the racism of Britishers, right? And India की जो independence थी उसी से इंस्पिरेशन लेके कई सारी अफ्रीकन इंडिपेंडेंस फाइट्स भी चालू हुए हैं. इंडिया के बहुत अच्छे और एमिकेबल और नाइस रिलेशनशिप है many African countries के साथ में, and because of which there is a little bit of more trust with them, क्योंकि कभी कुछ झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है ज़्यादा, तो इसलिए ट्रस्ट है कि द कंट्री विल नॉट इवेड अस. बिकॉज ऑफकोर्स कोई भी ऐसी कंट्री जिसका पहले कॉलोनियलिज्म हो चुका है, यहाँ पे बहुत वायलेंस हुआ है ना, वो थोड़ा सा हिचकती है उन कंट्रीज़ के साथ फिर से रिलेशनशिप बनाने में जिनके कारण ये वायलेंस हुआ था. पर इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं है, सो द रिलेशनशिप इज़ ग्रेट. कई सारी चीज़ों पर जो है कनेक्शन है, कोलैबोरेशन है, जैसे ट्रेड, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. बोथ इंडिया एंड अफ्रीका एस्पायर टू हैव म्यूचुअली एडवांटेजियस रिलेशनशिप. दोनों ही कंट्रीज़ को बेसिकली एक दूसरे से बहुत सारा फ़ायदा है, तो एक ऐसी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिससे मतलब दोनों का फ़ायदा हो एक तरीके से. एंड आई टेंड टू रिमेंबर इट लाइक दिस, जैसे हमारा और इसराइल का रिलेशनशिप है ना, वैसे कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ और इंडिया का रिलेशनशिप है. जैसे हम इसराइल से टेक्नोलॉजी लेते हैं, वैसे कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ इंडिया से टेक्नोलॉजी लेती हैं. ठीक है, जैसे हमारे इसराइल के साथ रिलेशनशिप यूजुअली इसलिए होते हैं कि इसराइल हमें सपोर्ट करता है इन बैड सिचुएशंस, like when we are fighting with Maldives or Pakistan, they usually tend to support us. Similarly, India also supports many of the African countries when they are in some sort of scuffle. So वहाँ पे like you can not directly, of course ऐसा कहीं बोला नहीं गया है, this is my words, so they are not important, but generally that's how I tend to remember it, कि जैसे you'll see a lot of similarity between India and Israel and India and say Nigeria or India or Congo. You'll see the similarities. Moving on, इंडिया अफ्रीका के जो नंबर्स देखते हैं, मतलब कि क्या क्या हो रहा है. करीब दोनों कंट्रीज़ की मिला दे तो 2.3 बिलियन पॉपुलेशन है, विच इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 1/3
ऑफ द वर्ल्ड। करीब 3 मिलियन इंडियन जो है वो इस वक्त अफ्रीका में है। करीब 50,000 अफ्रीकन एथनिक लोग हैं जो इस वक्त इंडिया में रह रहे हैं। दोनों अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में 70 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, जो पिछले 15 सालों में 20 गुना बढ़ चुका है। करीब 4500 इंडियन सोल्जर्स एज पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स इस वक्त अफ्रीका में है। एक फुली फॉर्म्ड फीमेल पुलिस यूनिट है जो इस वक्त लिबेरिया में प्रेजेंट है। करीब 900 स्कॉलरशिप्स दी गई है अफ्रीकन स्टूडेंट्स को। नाइजेरिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया फ्रॉम नाइजेरिया। 3% साउथ अफ्रीका की 3% पॉपुलेशन इज एक्चुअली इंडियन ओरिजिन, एंड देर आर करंटली $7.5 billion being spent by India in 40 countries on infrastructure. So this is some data to understand the relationship. अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हिस्ट्री कैसी रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में। प्री कॉलोनियल की बात करें तो द पेरिप्लस विच इज़ फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक मर्चेंट था जो आया था। उन्होंने बहुत ट्रेड के लिए आया था। उन्होंने लिखा था इंडिया के बारे में अबाउट हाउ गुड इंडिया एंड वेस्ट इंडियन ओशन रीजन के रिलेशनशिप थे, बिकॉज कंटिन्यूसली ट्रेड होता रहता था। इस वेटरन ट्रेवलर जो है मार्को पोलो, उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से कई सारे गुजराती और सौराष्ट्रन मर्चेंट, सौराष्ट्रन एज इन महाराष्ट्र, वो मर्चेंट जो है वो कई सारे अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट पर थे और काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनका इस रीजन पर। उसके अलावा इंडियन वेट्स और मेजर्स और इंडिया की कौड़ीज जो थी ना वो एज अ कॉइन यूज़ किया जाता था वहाँ पर, विच शोज़ दैट देयर वाज कनेक्शन एंड देयर वाज अ गुड ट्रेड। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में ऑब्वियसली दिस होल प्री कॉलोनियल ट्रेड जो रूट था वो ख़त्म हो गया, बिकॉज वहाँ पर भी कॉलोनाइजेशन हो गया, इंडिया में भी कॉलोनाइजेशन हो गया, और दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड जो है वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करते थे या यूरोपियंस ही कंट्रोल करते थे, और उनके बीच में या तो झगड़े चल रहे होते थे खुद के बीच में, राइट, और या तो फिर अगर सेम कंट्री अगर अफ्रीका में भी थी और इंडिया में, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी अफ्रीका में भी थी, इंडिया में भी थी, राइट, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था। या तो स्लेव्स एक्सचेंज होते थे, या फिर वो दोनों का, क्योंकि पूरा कंट्रोल की क्या एक्सपोर्ट होगा कब एक्सपोर्ट होगा ये पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था, तो उन्होंने बेसिकली जो इनके बीच में एंशिएंट ट्रेड हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद इंडिया का प्रेजेंस अफ्रीका में या तो पहले स्लेवरी से था, फिर बाद में वो यही स्लेव और लेबर्स जो है इवेंचुअली वहाँ पे सेटल हो गए और बड़ी मर्चेंट कम्युनिटी बना दी। और उसके अलावा देर आर ऑल्सो अफ्रीकन एथनिक अफ्रीकन कम्युनिटी इन इंडिया विच हैज़ लाइक लिव, जैसे हमारे इंडियंस जो है अफ्रीका में लेकर वहाँ सेटल हो गए, वहाँ के सिटीजन हो चुके हैं, वैसे देर आर कम्युनिटीज़ दैट वर basically slaves, their ancestors were the slave brought here by the colonials. This is called a सिद्धि community, और वो शायद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात में है। एंड समथिंग टू पॉन्डर अबाउट, इंडिया की जो कम्युनिटी है इस वक्त साउथ अफ्रीका में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो बहुत प्रॉस्परस है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे गुजराती महाराष्ट्रन्स हैं, दे डू ब्रिलियंट जॉब। इवन जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में जो अडानी अंबानी जैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को, आपने देखा होगा जितना उनका मतलब दबदबा है, बिकॉज दे आर सो रिच। देर आर पटेल्स इन साउथ अफ्रीका दैट हैव द सेम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ अफ्रीका। सो जो मर्चेंट इंडिया से गए थे वहाँ और जो वहाँ सेटल हो गए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी। बट द कम्युनिटी ऑफ अफ्रीकन्स हु लिव इन इंडिया आर नॉट, दे आर दे आर वेरी आइसोलेटेड बेसिकली, क्योंकि उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। दे हैव देयर ओन एरियाज वेयर दे लिव इन, दे स्टिल फॉलो देयर ओन थिंग एंड दे आर नॉट एज प्रॉस्परस एज इंडियंस आर। मतलब वी कैन थिंक अबाउट इट ना कि हमारे को कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया गया वहाँ पे, पर हैव वी एक्सेप्टेड अफ्रीकन एथनिसिटी इन इंडिया और नॉट। एंड दिस इज़ ऑल्सो टू थिंक कि हम बोलते भाई नाइजीरिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है, बट वी ऑल्सो नो हाउ मैनी नाइजीरियंस आर किल्ड इन मॉब लिंचिंग बिकॉज दे आर सेड टू बी कैनिबल, that they eat human beings. And usually there are many people who are also doing drug business who are from African descent, but we have a prejudice against them, and everyone who is of African ethnicity, whether they are doctors, they are working professionals, they are students, we all see them as drug dealers, which is something like inherently racist about it. हम complain करते हैं अमेरिका में, देखो हमारे यहाँ के बच्चे जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं उनको मार दिया जा रहा है। रिसेंटली में so many Indians have lost their life. One girl was ran over by a police car, another one was shot by a homeless person, and 2 Indian students in a car shot, and we don't even know who shot them.
अभी तक. So when we see that, we feel like, oh, America is so racist, look what they're doing. But you have to also अपने गिरबान में झांकना भी बहुत ज़रूरी है to see how we deal with African students in India, which is not the best. उसके बाद कई जो साउथ अफ्रीका का एंटी अपार्थीड स्ट्रगल है उसमें इंडिया का बहुत सपोर्ट था और उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया था. इंडिया एक्टिवली रेज मेनी इश्यूज सच एज अपार्थीड ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक UN, नाम, कॉमनवेल्थ. नाम के जो दो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें से 2 वर फ्रॉम अफ्रीका, इजिप्ट एंड घाना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे वर हैविंग डिस्कशंस लॉट बिफोर दिस. लाइक हमारे बात करने से हमारी हिस्ट्री जब से चालू हुई उसके बहुत पहले से उनके बीच में डिस्कशन चल रहा हो, क्योंकि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर दोनों साथ में इनका साथ में मिलकर इतना पावर है कि ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो बाय द वे आज तक जिंदा है, इवन दो इट हैज़ बिकम अ लिटिल इररेलेवेंट नाउ. बट फिर भी अगर देखा जाए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो तब चालू हुई थी और अब तक जिंदा है इतने सालों तक. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हैज़ सम रूट्स इन द पास्ट. सो प्री कॉलोनियल टाइम से ही एक अंडरस्टैंडिंग, नॉट प्री कॉलोनियल, प्री इंडिपेंडेंट टाइम से ही एक अंडरस्टैंडिंग रही है. अब पोस्ट कॉलोनियल फेज़ की बात करें तो नेहरू जी सबसे पहले एडवोकेट किया था उन्होंने एक एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी, जिसमें उन्होंने कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को सपोर्ट किया था फॉर ज्वाइनिंग इन नाम. और इट वाज बेसिकली दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना आइडिएशनल और प्रैग्मेटिक आइडियोलॉजी थी. ठीक है, मतलब प्रैग्मेटिक मतलब मोर रियलिटी से जुड़ी हुई, और आइडिएशनल मतलब जिनका आइडिया सेम हो. तो इसके कारण क्योंकि दोनों के बीच में इस तरीके की सिमिलैरिटी थी इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में, सो दे वर एबल टू कम टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड वर्क टुगेदर फ्रॉम स्टार्टिंग. सेकेंड फेज़ की बात करें 1970s से 1990s, तो इस ड्यूरेशन में इंडिया का फोकस लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट वाला हो गया था. एंड इसलिए इंडिया वॉज नॉट रियली इन अ गुड रिलेशनशिप विद अफ्रीका. नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द पीरियड जब बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही हैं और वहाँ पे बहुत सारा क्लैशेस चल रहे हैं. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, एंड इंडिया इटसेल्फ दिस इज़ द टाइम व्हेन दे आर एक्चुअली बिल्डिंग देमसेल्फ अप. तो इंडिया वॉज लुकिंग मोर इनवर्ड and more towards the east than looking towards the west. Okay, so even Africa for that matter, they were like कि उनका भी colonial history है, वो भी इससे उभर रहे हैं. They didn't want to basically, क्योंकि नॉन अलाइन रहना चाहते थे, इसलिए उनके situations में भी interfere नहीं करना चाहते थे, क्योंकि then it would eventually means interfering or having to talk with the west. So that's why the relationship were very less. थर्ड फेज जो हुआ था 1990 ऑनवर्ड्स, उसमें आप देखोगे एक रीअरेंजमेंट हुआ है इन आर रिलेशनशिप विद अफ्रीका, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर टुक ऑफ इन सच अ वे कि वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, एंड सडनली एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीजन बन गया अफ्रीका. करंट स्टेटस की बात करें दोनों के बीच में, तो इकोनॉमिकली अगर बात करें 2020-21 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट टू अफ्रीका वॉज अराउंड 27.7 बिलियन और इम्पोर्ट था 28.2 बिलियन, विच इज़ pretty equal. South Africa, Nigeria, Egypt, Kenya और Togo are 5 top markets for Indian exports, while South Africa, Nigeria, Egypt, Angola and Guinea are India's primary importers. India's major export to Africa include mineral fuels, oil, which is processed petroleum, pharmaceutical, vehicle, crude oil, pearl, और तो crude oil, pearl और semi precious stone मिलाकर ही 77% हो जाता है. इंडिया का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में है करीब 7 बिलियन का, जिसमें से लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है अराउंड 12.26 बिलियन US डॉलर की, विच इज़ टूवर्ड्स द डेवलपमेंट. वहाँ के डेवलपमेंट के लिए हमने कंट्रीब्यूट किया. फॉर एग्जांपल, इंडिया इरिगेशन प्रोजेक्ट इन सेनेगल resulted in the 6-fold increase in the rice production because India put money in Senegal उनके डेवलपमेंट में. तो वहाँ उन्होंने जैसे बेसिकली दे सॉ अ इम्प्रूवमेंट. बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज है जिनके पास रिसोर्सेज है, मिनरल है, सब कुछ है, बट दे डोंट हैव द स्टार्टिंग कैपिटल. सो दैट मेक्स इट अ वेरी नाइस प्लेस फॉर इंडिया टू पार्क इट्स मनी टू इन्वेस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे लोग सच में ऊपर उठना चाहते हैं और दे हैव द मीन्स टू डू इट. सो यहाँ पे इन्वेस्ट करना इज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड यू कैन ऑल्सो सी द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ. मूविंग ऑन, बायलेटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो दोनों कंट्रीज मतलब इंडिया और कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज. ठीक है, जब वेन एवर आई से दोनों कंट्रीज, आई एम नॉट कॉलिंग अफ्रीका कंट्री. अफ्रीकन कंट्रीज को हम एक
ग्रुप में मान रहे हैं यहाँ पे। तो इनके बीच में कहीं के बीच में टोटल बायलेटरल ट्रेड इज $98 बिलियन इन 22-23, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है फ्रॉम लास्ट ईयर विच इज़ 21-22 ऑफ 89.6 बिलियन, मतलब 89 से 98 जा चुका है, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। सोशल रिलेशनशिप की बात करें तो 2017 में से इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने करीब 50,000 स्कॉलरशिप अवार्ड करी है अफ्रीकन स्टूडेंट्स को ओवर द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम जो है ये इट हैज़ बीन वर्किंग टू क्रिएट टू गिव ट्रेनिंग टू अफ्रीकन पर्सनल्स टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टू गिव देम knowledge so that they can actually become professionals and जो gaps हैं of skill and knowledge in their development वो पूरा हो सके। इंडिया ने मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन सप्लाई करी थी टू 42 अफ्रीकन कंट्रीज अंडर द वन अर्थ वन हेल्थ मिशन। डिजिटल कोऑपरेशन की बात करें तो एक पैन अफ्रीका नेटवर्क है जो 2009 में इनिशिएट हुआ था, जिसमें इंडियन IT एक्सपर्ट्स ने उनका एक पूरा सिस्टम बनाया था जिसमें उनका हेल्थ केयर और एजुकेशन बेसिकली आ सके 53 अफ्रीकन नेशंस में। इस प्रोग्राम का जो सेकेंड फेज था उसको विद्या भारती और आयोग्य भारती कहा जाता है, जो 2018 में लॉन्च हुआ था। और मेन इसका काम क्या है कि टेली एजुकेशन इन टू 4,000 अफ्रीकन स्टूडेंट्स की। जैसे हम एक इसका बहुत अच्छा तरीका है समझने का। जब इंडिया 1960-70s में था, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम वॉज कि हमारे पास स्किल्ड एजुकेटेड पीपल नहीं थे और गवर्नमेंट को गांव तक पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट था और गांव में स्कूल बनाना वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड दैट्स वाई वी सॉ अ वेरी स्लो ग्रोथ in terms of education in India, right? It took us so long to come to this point where we have so many professionals who are educated. Now problem is same situation is in Africa also, but now we have technology. अब हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी चीप हो गई है कंपेरेटिवली पहले से। सो इंडिया बेसिकली इज हेल्पिंग टू गेट दैट टेक्नोलॉजी टू अफ्रीकन कंट्रीज सच दैट उन्हें उतना टाइम ना लगे अपने लोगों को स्किल देने का और एजुकेट करने का जितना हमें लगा था इन 1970s। दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो 5 साल के लिए चलेगा ये और इसमें करीब 1,000 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज जो है वो मेडिकल ट्रेनिंग लेने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। हमने शुरू में बात करी थी, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, कि एक कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पॉपुलेशन को, जो कि सबसे ज़्यादा काम करती है, उसको एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज़ डूइंग फॉर अफ्रीका। दे आर हेल्पिंग दीज कंट्रीज टू गिव गुड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन देयर पीपल सो दैट दे कैन क्रिएट अ बेटर लेबर फोर्स एंड देन उन कंट्रीज दिस विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे कि दोनों कंट्रीज़ जो है अलाइन होती है, क्योंकि दोनों स्पेशली जो इंटरेस्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ का उसको लेकर, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ एक तरीके से लड़ती है डेवलप्ड कंट्रीज से टू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग ओवर, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो अब्यूज़ ना कर सके डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को यूजिंग इंटरनेशनल लॉ। उसके लिए एडवोकेट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, और उसी का फ़ायदा अंडर डेवलप्ड नेशंस लेते हैं। एंड मेनी ऑफ देम एग्जिस्ट इन मेनी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस एग्जिस्ट इन अफ्रीका। सो वो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं इस लड़ाई में। कोलैबोरेटली दे हैव सबमिटेड जॉइंट प्रपोजल्स ऑन एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क प्रपोजल एंड प्रोटेक्शन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेटर्स टू ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है ये बेसिकली बात करता है कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और हाउ कैन बेसिकली किस तरीके से हम इस जोग्राफिकल मेजर्स जो हैं उन इंडिकेटर्स को उनको देख सकते हैं, ये समझने के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मूव अहेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, इंडिया में जो आज मिलेट ईयर चल रहा है ना, द रीज़न बीइंग कि जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट है और जिस डायरेक्शन में हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इफ़ वी मूव टू मिलेट इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। सिमिलरली अफ्रीका का एक एग्जांपल दे सकती हूँ, कसावा। ठीक है, अर्लियर अफ्रीका यूज टू बी वेरी रिच, especially South African, Central African countries used to be very rich in food, but then because of colonization they saw and violence and disturbances, they didn't have a source of carbohydrates, so then cassava was introduced, which is usually present, and उसको कैसे बनाते हैं, तो एक वो जैसे इंडिया में मिलेट्स है वैसे अफ्रीका में कसावा है। तो दिस इज़ बेसिकली
एक तरीका है कि जिससे हम फूड सिक्योरिटी कर सके, लोगों को न्यूट्रिशन भी मिल सके और हम एनवायरनमेंट को भी कम से कम हार्म कर सकें. सो दैट इज व्हाट इट वाज अबाउट. यू शुड रीड अबाउट इट. फ्रेमवर्क प्रपोजल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स इज वेरी फैसिनेटिंग. सिक्योरिटी की बात करें तो कई सारी अफ्रीकन नेशंस जो है वो इंडियन एसोसिएशन, ओशन रिम एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करती है मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए. एक ये भी हुआ था, इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव इनॉग्रेट हुई थी लखनऊ में इन 2020, जिसमें बेसिकली दिस वाज डन अलोंग साइड द डिफेंस एक्सपो विच वेयर दे वर बेसिकली डिस्कसिंग कि कैसे अफ्रीकन कंट्रीज और इंडियन कंट्रीज मिलकर सिक्योरिटी और कोऑपरेशन में आगे बढ़ सकती है. क्योंकि हमने देखा है फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, हमने देखा है कि इंडिया जो है कई सारी कंट्रीज़ के साथ में, अभी तक क्या होता था सिक्योरिटी के लिए दे यूज्ड टू यूजुअली गो टू देयर नेबर्स, राइट. एंड लास्ट 2-3 डिकेड्स में दे हैव रियलाइज कि नेबर्स तो नहीं हो पा रहा है, वी नीड टू बी स्ट्रॉन्गर, तो वी नीड टू हैव मच मोर, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने नेबर्स के भरोसा कर रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट. सो इंडिया स्टार्टेड हैविंग दीज very strong security alliances with other countries like Japan, Australia, US, Europe. So उसी में Africa was also part of it, and we had created this conclave जिसमें basically ministers मिलेंगे हर साल so as to discuss issues. फिर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है डिफेंस और डायलॉग जो था वो डिफेंस एक्सपो के साइडलाइन में भी हुआ था, और उसी को गांधीनगर डिक्लेरेशन कहा जाता है, जिसमें बेसिकली दोनों कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया कि वो ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सरसाइज में ज़्यादा कोऑपरेट करेगी. इंडियन आर्मी जो इस वक्त यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तरह काम कर रही है इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, एरिट्रिया, सूडान एंड मैनी अदर एरियाज जहाँ पे इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उन जगहों पर ये इंडियन आर्मी एग्जिस्ट करती है एज यूएन पीस कीपिंग फोर्स. और डी माइनिंग लैंड, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन या सबसे बुरा जो होता है अभी आजकल लेटेस्ट, पता है क्या चल रहा है, एक वीडियो आया था, शॉर्ट क्लिप ऑन सोशल मीडिया ऑफ चिल्ड्रन एज यंग एज 5 years old वर्किंग इन कोबाल्ट माइंस. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द like 2023 में when we know so much, okay, and still we are putting 5-year-olds into such a difficult situation where they are doing hard labor that will affect their body. They're working in mines which is so detrimental to begin with, and of course they're children, they don't have the complete understanding. It's a risky job. They can lose so many, they can lose their limbs, they can get affected so badly with this. और ऑफ कोर्स बच्चों को तो इतने ठीक से इसीलिए तो हायर करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता है, राइट. दे कैन नॉट कंसेंट, दे कैन नॉट एक्चुअली कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो दे विल नेवर बी फेयरली गिवन money for their work. So in today's time, and it's coming on social media and still there's nothing. So this has been one of the most recently जो मैंने सबसे ख़राब चीज़ वहाँ से आती हुई देखी, other than all the genocide that is happening in Africa, but that was one of the really worst things. 2022 में इंडिया ने एक ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज चालू करी थी तंजानिया और मोज़म्बिक के साथ में, दार एस सलाम तंजानिया में, जहाँ पर बेसिकली तीनों कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पे वर्क करना चाहती थी सो एज़ टू क्रिएट कि दोनों कंट्रीज़ की मैरिटाइम जो सिक्योरिटी है वो एक जैसी हो जाए. अब इंडिया अफ्रीका फोरम की बात करते हैं, जैसे हमने बताया था ये बेसिकली ग्लोबल साउथ को एक साथ लाने के लिए ये फोरम बना था, जिसमें इंडिया और अफ्रीकन देश यूनियन जो थी वो साथ में आने वाली थी. नॉट अफ्रीकन यूनियन बट मैनी ऑफ द कंट्रीज़. 3 समिट हो चुकी है, 2008, 2011, 2015. 2008 की न्यू दिल्ली में हुई थी, 15 की भी न्यू दिल्ली में हुई थी, 2011 की इथियोपिया में हुई थी. ये फोरम जो है ये 3 टियर है प्लेटफॉर्म. इसमें एक है अफ्रीकन यूनियन, फिर उसके बाद 8 रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ है अफ्रीका की, और फिर bilateral participants भी है. So EU is part, African Union is part of it, but then there are other economic regions also, and दूसरे bilateral relationship भी हैं. The first and the third summits was held in India, and the second one took place in Ethiopia. जो पहली 2 summits थी, it was followed by Banjul Formula, which is 15 African countries and AU. जो तीसरी summit थी वो बहुत significant था because उसमें करीब 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे, और 23 में तो हमने देखा ही जैसे कैसे इंडिया ने AU को G20 में पार्टिसिपेट करा, मेंबरशिप में के लिए पुश करा. तो दैट्स ऑल्सो देयर. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया का रिलेशनशिप विथ अफ्रीका? सबसे पहला तो एक बहुत सबसे बड़ा इनॉर्मस इकोनॉमिक पोटेंशियल है, क्योंकि अगर कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टाइप बन जाता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा
लार्जेस्ट जोग्राफिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एरिया होगा और करीब इट विल अफेक्ट 30 मिलियन पीपल जिनको गरीबी, एक्सट्रीम गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। अगर ऐसा एक एग्रीमेंट होता है तो उसके बाद क्या होगा, इंडिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ के रिलेशनशिप इतने बढ़िया हो जाएंगे, खतरनाक इन्वेस्टमेंट हो सकता है दोनों साइड से। सर्विस ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ है कई सारी अफ्रीका में, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल पेमेंट और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो तो थर्ड बोलते हैं ना सेक्टर, थर्ड सेक्टर, वहाँ उसकी बहुत कमी है। लाइक हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेक्टर विच इज़ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड इज़ टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर तो वहाँ का है खुद का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ है, दे ऑल्सो हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट ऑल्सो चाइना हैज़ टेकन सेंटर स्टेज देयर। सो इंडिया कैन एक्चुअली कम इन एंड इन्वेस्ट इन द थर्ड सेक्टर, एंड दैट इज़ वेयर जो वहाँ पे कमी भी है, इंडिया के पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी भी है, एंड वो उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वी कैन बिकम मच बिगर इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका फॉर दैट मैटर। अगर इंडिया सक्सेसफुली ऑलरेडी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेलीमेडिसिन और इन सब चीज़ों में कई सारे कोलैबोरेशंस हो चुके हैं और जो सक्सेसफुल भी हैं, स्पेशली अफ्रीका के फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो बेसिकली हम देखते हैं इंडिया में कितनी सारी यूनिकॉर्न कंपनीज है, कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जब हमारे पास इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो गिविंग them the scope to work in Africa is like giving them new problems to solve, to these people who are hungry to solve problems, right? These are innovators, उनका काम इनोवेट करना है और उनको एक पूरा एरिया मिल जाएगा जहाँ पे दे हैव सो मच स्कोप टू डू गुड थिंग्स। सो थिंग्स दैट माइट नॉट वर्क इन इंडिया, कई सारे ऐसे स्टार्टअप है जो इंडिया में फेल हो गए, बट दे कैन वर्क ब्यूटिफुली इन अमेरिका, इन अफ्रीका, एंड दैट्स व्हाट दे शुड बी। एंड उसके बाद इंडिया ने जो है अफ्रीका की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी है, विच इज़ द एजेंडा फॉर 2063। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये अगर स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो इससे क्या होगा, इसेंशियल चीज़ें जो है जैसे फूड एंड फार्मास्यूटिकल, उसका सप्लाई चेन सॉर्टेड हो जाएगा, सो दैट पीपल विल नॉट डाई ऑफ हंगर एंड ऑफ डिजीजेस दैट कैन वेरी ईजिली बी टेकन केयर ऑफ। इंडिया का जो असिस्टेंस है कंस्ट्रक्शन में, उससे क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अफ्रीका में यही है कि बॉर्डर्स अच्छे से नहीं बनी हुई है, इसलिए कम्युनिटीज़ बहुत इजीली इधर उधर चली जाती है, वायलेंस होता है, भग के इधर चले जाते हैं लोग, एंड उससे क्या होता है, दूसरी कंट्री अगर अच्छा भी कर रही है तो उसमें सडनली इतना सारा इमिग्रेशन हो जाता है कि उनकी कंट्री का भी सिचुएशन फेल हो जाता है, वहाँ पे वायलेंस हो जाता है। तो एक तरीके से वायलेंस हैज़ बीन स्लोली सीपिंग, एक जगह स्टार्ट होता है, स्लोली दूसरी कंट्रीज़ में जाने लग जाता है आसपास की। तो अगर इंडिया उनके बॉर्डर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर सकता है तो दैट विल बी ग्रेट, सो दैट दे विल बी एबल टू कंटेन दिस वायलेंस इन 1 or 2 कंट्रीज़। सॉफ्ट पावर की बात करें अगर, तो बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा एग्जिस्ट करता है मॉरिशस और साउथ अफ्रीका में, उसको लेवरेज करके वी शुड वर्क फ्रॉम देयर। अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लेबर, जैसे कि इंडिया में है, तो वी हैव SHGs एंड ऑल, जो हमने इंडिया में काम किया है टू ब्रिंग अबाउट द चेंज फ्रॉम द रूरल एरिया थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। समथिंग लाइक दैट कैन डन इन इन अफ्रीका ऑल्सो, लाइक आंगनवाड़ी, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर और टर्शरी सर्विसेज को लेकर, इट कैन बी डन देयर एज वेल। इंडिया को ये अफ्रीका के साथ हुए हुए FTA के अंडर जो है अपनी एक ब्रांड बनानी है, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ रिलेशनशिप। चैलेंजेस क्या है इनके बीच में, सबसे पहला है कि अफ्रीका इज़ द न्यू फ्रंटियर फॉर US चाइना, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, इन्वॉल्व कर रही है खुद को अफ्रीका में, बिकॉज पहले यूरोप था, अब दोनों की लड़ाई यहाँ पे होने वाली है। USSR और रशिया यूरोप में लड़ रहा था, चाइना और US जो है वो अफ्रीका में लड़ेगा। इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस चैलेंजेस, अफ्रीका इज पर्टिकुलरली द साहेल रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट, उसमें बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं कंट्रीज़ को, क्योंकि बहुत मिस गवर्नेंस है, करप्शन है, ट्राइबल डोमिनेंस है, प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर, क्योंकि कंट्री वीक है तो ट्राइब्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और हमने देखा है क्या होता है जब ट्राइब्स, जैसे सुडान, वाई डू यू थिंक, सोमालिया फॉर दैट मैटर, सुडान नहीं, सोमालिया में वाई आर मोस्ट ऑफ द पायरेट्स फ्रॉम सोमालिया, इज़ बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट इतनी वीक थी कि वो गिर गई, और अब वहाँ पे गैंग्स जो है दे रन द country, and you have to understand countries abide by the international law, gangs don't care about international law, hence they're doing what they're doing in the sea, right? They don't follow any of that. तो कई सारी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में सिमिलर प्रॉब्लम है कि वहाँ पे गवर्नेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कई सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, स्पेशली इस्लामिक टेरर लाइक बोको हरम,
कई सारे इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे रवांडन जीनोसाइड हुआ था, हुतू एंड तुत्सीज, रिसेंटली सूडान में हुआ था. सो देर आर लॉट ऑफ आई थिंक ऑन एन एवरेज देर इज ओनली 4 to 5 इन such things are going in Africa at any time. Climate change के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज सहारा डेजर्ट इज एक्सपांडिंग टूवर्ड्स नॉर्थ विच इज़ नॉट गुड. तो कई सारे उनके जो एरियाज पहले बहुत ग्रीन हुआ करते थे अब वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. इन्फ्लेशन हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा. अर्बनाइजेशन है, मतलब स्पोरेडिक है, कुछ जगह बहुत अच्छी है और कुछ जगह बिल्कुल पिछड़ी रह गई है. यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है विच लीड्स टू देम doing bad things to get money like drugs, trafficking, joining gangs and so on. पैसा तो चाहिए ना, आपका यूथ फालतू बैठा है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है इकोनॉमी में, तो क्या करेगा? गलत काम ही करेगा. उसके कारण बहुत ज़्यादा सोशो पॉलिटिकल इशूज़ स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में. फिर उसके अलावा जो डेवलपिंग नेशंस है जैसे फ्रांस, यूएस और रशिया का वागनर ग्रुप. रिमेंबर वागनर ग्रुप, जिनके लीडर का प्लेन मिस्टीरियसली क्रैश हो गया था आफ्टर द ग्रुप रिवोल्टेड अगेंस्ट पुतिन रिसेंटली. इट हैपेंड 2022. सो फ्रांस, यूएस और रशिया का जो ग्रुप है उन्होंने कई सारे मिलिट्री इंटरवेंशन करने की कोशिश करी है इन अफ्रीका, और ताकि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके. उनको अफ्रीका से रिसोर्सेज चाहिए, राइट? मिनरल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे, गोल्ड है, दे ऑल्सो हैव पेट्रोलियम. तो बिकॉज रशिया, यूएस, फ्रांस दे वांट दीज रिसोर्सेज, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री भेज के वहाँ पे जो है कई सारे इकोनॉमिक मतलब काउंटर मिलिटेंसी बनाई हुई है. जैसे याद है जैसे अफगानिस्तान में कैसे रेड आर्मी से लड़ने के लिए मुजाहिदीन बनाया था CIA ने, समथिंग लाइक दैट. सो हर कोई एक या दूसरे साइड को पैसा दे रहा है जस्ट इन अ वे कि ये कन्फ्लिक्ट चलता रहे, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ से रिसोर्सेज लेते रहे. स्पेशली जैसे यूरेनियम इन निजेर, गोल्ड इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड ऑयल इन लिबिया. Libya was the worst, right now is the worst. We have, and look at this, अगर मैं आपको कहती हूँ मुअम्मर गद्दाफी के बारे में क्या है, तो you will think dictator, violent, killed by people, right? And which is, all of this is by the way true. He was a dictator who did a lot of bad things, but he also did a lot of good things. And he was actually trying to do one thing which would have really made US का influence from Libya. US का influence हटने वाला था लिबिया से, because वो वहाँ पे ना कोई कनाल बना रहा था that would have irrigated the entire Libya. He was a bad person. He was a dictator. He did a lot of bad things, but he came from a very good mindset and then became dictator later on. He was also very like morally corrupt kind of person, but उसने जो अपनी country के लिए किया था, you cannot question that he definitely wanted to do good for its nation. And उसके तरफ basically एक group को भड़का के, this is again all alleged, right? But then read about it, you would seem to have a perspective and then you'll realize that perspective is very wrong. Like for example, you would think who is the most undemocratic country? You would think North Korea, right? No, it's actually Myanmar. So if you start thinking about things and start getting into detail, you'll realize that it's much more complicated. Like international platform पर propaganda बहुत strong है. तो similarly there is also same thing happening in Africa right now by these countries. सबने अपने गुट बनाए रखे हैं. डेवलपमेंट गोल का बहुत लैक है. जैसे इंडिया का जो डेवलपमेंट गोल है जिसमें वो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है, वो है तो बहुत अच्छा, उससे कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इट्स नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. वो बायलेटरल है, तो एक कंट्री के साथ डील कर रहा है, दूसरी कंट्री के साथ में मिलकर कोई एक नहीं है. क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बात होगी ना कि अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र में बिजनेस कर रही हूँ तो दैट्स माई स्कोप, राइट? पर अगर मैं पैन इंडिया कर रही हूँ तो देन आई विल बिकम मच बिगर, राइट? और मुझे कॉस्ट कम पड़ेगी और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा. तो अगर इंडिया का जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो पूरे कॉन्टिनेंट के साथ हो जाए तो दैट वुड बी बेस्ट, और वो नहीं है, इसके कारण इतना इम्पैक्ट नहीं है उसका. दीज इनिशिएटिव्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, वेदर दे आर रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, हेल्थ या पावर्टी, ये सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, साथ में मिलकर काम नहीं करते हैं. अगर साथ में लेकर काम किए जाए इंडिपेंडेंट, मतलब क्योंकि पावर्टी क्या है, पावर्टी इज फूड इनसिक्योरिटी. फूड इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है और उससे क्या हो रहा है? हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज there is no place to work. Why there is no place to work is because there is no infrastructure to work, right? So ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है. लेकिन जब हम काम करते हैं इन कंट्रीज़ में तो हर इंस्टीट्यूशन अपना अपनी एक इशू को लेकर काम कर रहा है. That's not efficient basically.
चैलेंजेस क्या है अफ्रीकन स्टूडेंट्स के? कई चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, फ्रीक्वेंटली हरास्ड। कई सारे अफ्रीकन स्टूडेंट ने इंडियन क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी के भी क्वेश्चन उठाया कि वो इतनी अच्छी नहीं है जितना वो बोलते हैं। जिस तरीके से वो स्टडी इन इंडिया करके प्रोग्राम से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अफ्रीकन स्टूडेंट्स को, द एजुकेशन लेवल हियर इज़ नॉट दैट गुड। एंड ऑल्सो लाइक यू थिंक दैट these institutions would provide better education, but teachers, students, सब लोग ही they have a negative image of these people and they get harassed a lot and उनके लिए accommodation नहीं होता है. We still need to, like, अगर इंडिया बुला रहा है इन स्टूडेंट्स को तो they should also work on creating awareness in their population about these people, right? चाइना जो है, सेकेंड प्रॉब्लम ये कि चाइना बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बन गया है अफ्रीका के लिए, और वहाँ पे करीब सबसे बड़ा है फ्रांस, और फ्रांस के बाद 95,000 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो चाइना में पढ़ रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे चाइना इज़ क्रिएटिंग दैट स्पेस फॉर देम, सो दे फील बेटर देयर. चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है बिकॉज इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूरोपियन यूनियन, और उसके कारण उनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, और उन्होंने एक डिकेड पहले स्टार्ट किया. जब हम ईस्ट इंडिया लुक इंडिया कर रहे थे तभी चाइना ऑलरेडी अफ्रीका में पहुंच चुका था. कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट है चाइना के अफ्रीका में? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे निकालने हैं उसको लेकर इन्वेस्टमेंट है, मैरीटाइम इंटरेस्ट है, और यूजुअली दे वांट टू हैव मोर रिसोर्सेज एंड दे वांट द बेसिकली अफ्रीका इज़ लाइक वन जायंट मार्केट बिकॉज फॉर चाइना टू डू दिस वन चाइना पॉलिसी. क्योंकि अगर आप एक पूरी कंट्री को एक साथ लेके आना चाहते हो तो यू नीड टू बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ स्टेटस टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द पीपल, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी रिच, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ मार्केट जहाँ से आप बड़े रिसोर्सेज लेके आ सकते हो और जहाँ पे आप अपना सामान बना के बेच सकते हो, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉलोनाइजेशन इज द ओनली वे यू कैन बिकम रिच. एज मच एज वी वॉन्ट टू नॉट डू इट, देयर इज नो अदर वे. मतलब there is way, but there's no other easy way that people are willing to take. अब बात करते हैं इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, इसके अचीवमेंट, चैलेंजेस क्या है, रोड मैप क्या है टूवर्ड्स 2020, आगे बेसिकली क्या करने वाले हैं. तो ये जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, इसमें ये 20 मेंबर अफ्रीकन एक्सपर्ट ग्रुप है जिसने एक VIF रिपोर्ट निकाली थी इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, और क्या चैलेंजेस है, क्या अचीवमेंट है और क्या रोड मैप है 2023 का. हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट की? अफ्रीका इज़ प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स रीजनल इंटीग्रेशन, मतलब कंट्रीज़ जो है आपस में इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रही है. आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, पीस एंड प्रोग्रेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कई सारे चैलेंजेस हैं. फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी बहुत है, मतलब फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एथनिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस वक्त, तो ये उनके चैलेंजेस हैं. एक्सटर्नल पावर जैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जापान, टर्की, UAE, ये सब जो है बहुत कंपटीशन कर रहे हैं अफ्रीका में अपने अपने रिश्ते बनाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे रिसोर्स ही इतने हैं. देयर ऑब्जेक्टिव इज़ कि वो अपना अपना मार्केट सिक्योर कर सकें ताकि उन्हें जो मिनरल और एनर्जी की ज़रूरत है वो मिल सके, और वो अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज़ में, कॉन्टिनेंट में बढ़ा सकें. चाइना होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ड्यू टू द कंसिस्टेंट एंड रोबस्ट पॉलिसीज सिंस 2000. एक एडवांटेज जो चाइना को मिलता है ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज इज कि जब हम लोग नहीं देख रहे थे तब चाइना ऑलरेडी पहुंच चुका था. ठीक है, अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है इस वक्त वो, और उसका बहुत क्रूशियल रोल है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, रिसोर्स प्रोवाइडर एंड फाइनेंसियर. पैसे भी प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंसियर भी है, रिसोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा उनका दबदबा है वहाँ पे. चाइना के करीब 123 लीडर्स इस वक्त अफ्रीका को विजिट कर चुके हैं सिंस 2007, और अफ्रीका के 251 लीडर्स चाइना विजिट कर चुके हैं. इंडिया जो है एक सब्सटेंशियल पार्टनरशिप मेंटेन करता है एंड वेल्थ ऑफ गुडविल है, मतलब कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं हमारे साथ, लेकिन चाइना इज़ लीडिंग मच हायर. हाउएवर इट इज़ इम्पेरेटिव कि न्यू दिल्ली अपना जो है स्ट्रैटेजी को चेंज करे और उसको थोड़ा अफ्रीका पॉलिसी की को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया इफेक्टिवली और अभी फोकस नहीं किया तो चाइना विल टेक अ लीड एंड देयर विल बी नथिंग फॉर अस टू गो देयर. वे फॉरवर्ड, किस तरीके से हमें अपना इंडिया को क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? तो सबसे पहला है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन बनाएं, क्योंकि देखो यू कैन ओनली पोर एज मच एज यू हैव. एक जग में आपके पास जितना है आप उतना ही 1 लीटर पानी 1 लीटर ही पोर सकते हो, राइट? तो अब ये बात तो सच है कि इंडिया के पास उतना पैसा नहीं जितना US, फ्रांस या चाइना के पास है. सो क्लियरली वी कांट डू दैट मच, राइट? सो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम उनके लीडर्स की सबमिट करते रहें, उनको पॉलिटिकल मोरल सपोर्ट दें, राइट?
पैसे तो नहीं दे सकते इतने ज़्यादा, दे तो रहे ही हैं, पर इतने नहीं दे सकते जितने दूसरी कंट्रीज दे सकती है। तो हमें उनके साथ में जो है दूसरा पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहिए, हमें एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बनाना चाहिए, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमें एक डेडिकेटेड सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहिए अफ्रीकन अफेयर्स के लिए इन MEA। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे बात करना चाहिए, क्योंकि दैट्स आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो, वी आर वर्किंग विथ सो मेनी कंट्रीज ऑलरेडी एंड दैट्स वेयर वी आर रियली गुड। So instead of working with, trying to do what other countries are doing, we can take a different route to have our influence. उसके बाद डिफेंस ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत है लोगों को एम्प्लॉयमेंट की। सो इफ़ यू विल पार्टिसिपेट विद देयर डिफेंस मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवल, दे विल ऑल्सो हैव समथिंग स्ट्रॉन्ग, राइट। साइबर सिक्योरिटी और अदर टेक्नोलॉजी में एंगेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया शुड, देखो इतने पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन इंडिया एक अच्छी इमेज बना सकता है अफ्रीका के लिए, कि देखो वी आर हियर एज अ पार्टनर, नॉट एज समवन हु आर देयर टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, वी आर नॉट देयर टू take your natural resources, but we are there as a partner। वो बहुत ज़रूरी है, because of course Africa is again feeling like the same they were feeling earlier when they were colonized, कि अब सबका इंटरेस्ट हम में है फिर से, सिर्फ because of our natural interest। So there if we work towards establishing like a growth fund or something, या कोई अच्छे स्पेशल मेजर करें जिससे कि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बढ़ा सकें और उनका शिपिंग सेक्टर में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेवलपमेंट में कोऑपरेट करें उनके, ना सिर्फ पैसे से बट ऑल्सो विद आइडियोलॉजी, हेल्प दीज कंट्रीज डेवलप in various ways, whether it is economic or political, because we have a lot of starters like that, ठीक है, we have a lot of potential because we've had a 70-80 years of a political life that we have learned so much from, ठीक है, प्लस वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप बिल्डर। तो इन चीज़ों को वहाँ लेके जाया जाए एंड वहाँ से डेवलपमेंट के ऊपर कोऑपरेशन किया जाए। और लो हैंगिंग बेनिफिट्स, कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस वक्त, स्पेशली फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो होते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो, और इन सब को देखते हुए जो है एक ये सेक्टर है जहाँ पे इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और अफ्रीका में उसकी नीड भी है। तो ये जो एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको इंडिया को लेना चाहिए। ऑफकोर्स सोशो कल्चर कोऑपरेशन करना चाहिए, ऑलरेडी अच्छा इमेज है ही, बस यू हैव टू मेक श्योर कि जो इंडिया में अफ्रीकन कम्युनिटीज़ है उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाए, और लोगों के बीच में ना जागरूकता लाएं कि नॉट टू बी रेसिस्ट टूवर्ड्स देम, to bring more students to India, give special treatment to them, because these are the students who will go back and then they will be like how India was so great, right? They will be your advertisement mouthpiece. Addressing malnutrition and food security, बाकी सबसे पहले, all of this is secondary, सबसे पहले you have to help the people with food security, because अगर लोग भूखमरी से मर रहे हैं एक देश में, तो वो आपके देश के साथ में कोई रिलेशनशिप रखने में तैयार नहीं होंगे। पहले बोलते हैं ना, खाली पेट होए ना भजन गोपाला, empty stomach nothing happens, right? So our first primary, क्योंकि we have personally felt that how it feels to not have enough money to feed the country, right? We have seen famines. So India's first primary thing should be to make sure that the people of countries of Africa themselves have the basic things needed, like food, बेसिक उनकी जो इम्यूनिटी है वो पूरी हो रखी हो, तब तो जाके उनका देश स्ट्रॉन्ग होगा, तब तो जाके हमारे उनसे रिलेशनशिप होंगे। अगर उनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी, बहुत वायलेंस रहेगा, तो ऑफकोर्स दूसरी कंट्रीज लाके आएंगी वहाँ पे और अपना एडवांटेज लेगी। एंड वी डू नॉट वांट टू, इंडिया नेवर वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर कंट्री, इंडिया नेवर वांट्स टू डू दैट। वी वांट टू हैव गुड रिलेशनशिप विद देम। किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने के लिए उस इंसान का भी तो होना ज़रूरी है ना। सो दैट्स वेयर इंडिया शुड कम, दे शुड हेल्प द कंट्रीज फ्रॉम बॉटम अप। ओके, that's all for Indian African studies. If you have any question related to this, comment below and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.